Hello students, welcome again. It is second class of Most Wanted series for chemistry. Look at board. Today's topic is balancing of redox reactions and equivalent mass. Then हम इन सबको यूज करके नेक्स्ट टॉपिक में हम कंसंट्रेशनल टर्म्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे. ओके, तो बेसिक हमें सीखना जरूरी होगा जिसको हम यूज करके आगे काम कर पाएंगे. तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, राइट? इफ साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर डन देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे अपन बात करें फर्स्ट, तो एक नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन होती है, सिंपल रिडॉक्स. और यू कैन से इंटरमॉलिक्यूलर. किस तरह का होगा? लाइक MnO4 माइनस एंड Fe2 प्लस. Fe2 प्लस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3 प्लस एंड MnO4 minus will be reduced to Mn2 plus in acidic medium. So this is called simple redox or intermolecular redox. One molecule is reduced and other one is oxidized. This is called simple redox. Second, the main reaction is this, जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, that is disproportionation redox. Disproportionation redox reaction is what? बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, देखा है आपने कि राइट गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स. तो इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह का एग्जांपल आएगा, जैसे ब्रोमीन प्लस यहाँ बेसिक मीडियम लिया हमने, तो ये Br माइनस एंड BrO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ. सो आप देखिए ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड. If same element is oxidized as well as reduced, then it is called disproportionation redox. और थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन आएगी, सिंपल की तरह ही होगा, वो इंटर की तरह क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स होगा. तो सी में यही लिख देता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स. ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे when KClO3 is heated, it gives KCl and O2. So in this reaction, chlorine, oxidation number of chlorine is 5, oxidation number of oxygen is -2. So chlorine is reduced because यहाँ कितना हो गया, -1, ये रिडक्शन है. While oxygen is, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ 0, तो -2 से 0 हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन. तो फर्क क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स में तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा था, दूसरे का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था. लेकिन इसमें क्या होगा, किसी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा. सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स. ये तो है. अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए रूल्स हैं अपने पास. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में मैं सिंपल रूल बताता हूं और उससे हम बैलेंस करके देखते हैं जल्दी से और क्वेश्चंस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्योंकि 11th में सीखा आपने, 12th में सीखा है, तो प्रॉपर्ली आपको आता है, लेकिन मैं आपको टाइम सेव करना सिखाऊंगा इसमें. तो फर्स्ट रूल, अपन वहां दो मेथड हुआ करते थे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक मेथड होता था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो यहां पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ले रहा हूं क्योंकि वो इजी है, टाइम सेव करता है. तो यहां देखिए, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन बोथ द हाफ रिएक्शंस. दो रिएक्शंस है आपके पास रिडॉक्स में, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन. तो दोनों में आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने कैलकुलेट कर लिया. सपोज एक में 2 का चेंज आया, एक में 3 का चेंज आया, मतलब 2 इंक्रीज हुआ तो 3 डिक्रीज हुआ मान लीजिए. मेक द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल इन बोथ द हाफ रिएक्शंस. अब आप उन दोनों रिएक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे इसको 3 वाली को 2 से, 2 वाली को 3 से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में क्या कर लीजिए, 6 कर लीजिए इक्वल. अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर एक में चेंज 3 का है, एक में 1 का ही चेंज है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी एक ही रिएक्शन को, जैसे 1 वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिनिमम कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड होता है बैलेंसिंग में. आंसर में हमेशा मिनिमम कोएफिशिएंट यूज करेंगे. ऐसे तो आप किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, वो बैलेंस ही रहेगी, लेकिन मिनिमम कोएफिशिएंट यूज करना बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होता है. ठीक. थर्ड देखिए, जब आपने सब कुछ कर दिया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल कर दिया, दैट इज द थीम ऑफ दिस मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज बेस्ड ऑन equal oxidation number for both oxidant and reductant. Now balance the charge by adding H plus or OH minus ion.
चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज मान लो एक साइड अपन ने काउंट किया +3 आया, इस साइड 0 है मान, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड 3H+ ऐड करेंगे अगर वो एसिडिक मीडियम की है, और हम क्या करेंगे 3OH- ऐड करेंगे अगर वो रिएक्शन बेसिक मीडियम की है, लेकिन इस बार उसके साथ ही करना पड़ेगा। तो आप चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर H+ और OH ऐड करते हैं। H+ किसके लिए होगा, एसिडिक मीडियम में, और OH- किसके लिए होगा, बेसिक मीडियम की रिएक्शन के लिए, वो तो हमें दिखेगा, तो उसमें अपन ऐड कर देंगे। और फाइनली जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो ये 4 रूल्स आप पूरा सा स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके इसको आप प्रॉपरली देख सकते हो। इन रूल्स को आप एक कॉपी में लिख सकते हो, देन हम एग्जांपल पे आएंगे और ट्राई करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट मैं आपको वही बताता हूं, क्योंकि अब हम नीट पे काम कर रहे हैं, तो हम बैलेंसिंग रिडॉक्स पूरा थ्योरेटिकली नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसमें एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया, देखिए, x moles of MnO4- plus y moles of Fe2+ plus z mole of H+ आयन, और कन्वर्ट हो गया Mn2+ में, Fe3+ में और वाटर, ये है। लेकिन बस बैलेंस नहीं है, इसमें पूछा है कि व्हाट आर दीज कोएफिशिएंट x, y एंड z। छोड़िए इसको, आप छोड़िए, आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करना है वो देखना है। तो हमने यहां लिखा MnO4- प्लस में कौन है, Fe2+, Mn2+ और Fe3+। इसको ध्यान से देखिए बच्चे, MnO4- Fe2+, ये रिएक्शन लिख दी मैंने, H+ और वाटर नहीं लिखा है क्योंकि ये तो सब अब आएंगे ना अपने आप ही। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको यहां देखना होता है 1 Mn है, यहां भी 1 Mn है, इसमें कितने का चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का बच्चे, तो यहां देखिए +2 है, और यहां Mn का आप x मानकर निकालेंगे, प्रीवियस क्लास में अपन ने सीखा है, तो x - 8 = -1 + 7 आ गया, राइट, ठीक है। सो क्या चेंज है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया है, 5 का, 7 से 2 हो गया 5, Mn 1 ही था तो ये 5 ही रहेगा। अगर यहाँ एटम मोर देन 1 होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन डिफरेंस को, ठीक है, क्योंकि पर मोल निकालना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन। इसी तरह आप देखेंगे Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe3+, तो यहाँ तो +2 से +3 हो रहा है डायरेक्ट, तो n फैक्टर कितना है 1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 1 का इंक्रीज हो रहा है या 5 का डिक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में इक्वल हो जाए। तो इस रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में इक्वल हो जाएगा 5। तो मैं यही कर देता हूं, देखिए यहां मैंने क्या कर दिया 5, यहां भी मैंने क्या कर दिया 5, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों पूरे हो गए। लास्ट प्रीवियस केस में बताया था ना कि सबसे पहले फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन मेक द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया बच्चे। अब हमारा काम क्या रह गया है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। उसमें लिखा हुआ था थर्ड स्टेप में कि ऐड H+ और OH- आयन टू बैलेंस द चार्ज। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है, तो हम क्या ऐड करेंगे, H+ ऐड करेंगे। दिख रहा है ना H+, वैसे कर रखा था एसिडिक मीडियम के। तो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज काउंट करेंगे, चार्ज का ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। लुक एट बोर्ड नाउ, MnO4- तो -1 चार्ज है, राइट, यहां कितना है +2 चार्ज है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, +2 - 1 + 1, नो, देखिए अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 Fe2+ है ये, तो यह तो मैं आपको 5 बार लिख के बताऊं ये तब समझ में आएगा, नहीं तो आप इसको हमेशा ध्यान रखना, कोएफिशिएंट को 5 × 2 प्लस का 10 चार्ज है ये, तो ये +10 - 1, यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज हुआ, +9। चलिए अब राइट हैंड साइड का चार्ज देखिए, 5 × 3 = 15, ये 15 है और 2 17, दिख रहे हैं ना, तो ये प्लस का कितना है 17, तो एक तरफ +9 है दूसरी तरफ +17 है, कितने का डेल्टा है बेटा 8, डिफरेंस जो है वो कितने का है 8 है, तो यहां 8 का डिफरेंस है, 8 किस साइड कम है, इस साइड प्लस कम है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड क्या ऐड कर देंगे बच्चे, 8H+ ऐड कर देंगे, हो गया काम हमारा। आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन मैं पूरा बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। 8H+ आ गया। लास्ट स्टेप पे आते हैं कि बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो आप हाइड्रोजन देखिए, बस हाइड्रोजन ये रहा 8H है, इस साइड और कहीं नहीं है, बस सिर्फ 8H है लेफ्ट हैंड साइड,
तो 8 के हाफ करिए, 4 आ गया। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल आप क्या कर दीजिए, राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, दैट्स ऑल। सो दिस इज अवर फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत आसानी से विद इन 10 to 20 सेकेंड। इसका एक और वीडियो अपने एम फॉर एम्स के साइट पर अपने है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आप डिटेल में 5-6 एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बच्चे, ये हमारे पास बैलेंस हो गया। तो MnO4 माइनस का कोएफिशिएंट क्या आया 1, Fe का कितना कोएफिशिएंट है 5 और H प्लस का कितना आया 8। तो 1, 5 एंड 8 इस तरह से हम क्या कर देंगे, ये कोएफिशिएंट इसके अंदर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। बहुत आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट रिएक्शन एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिया मैंने बैलेंसिंग का, ताकि 2 रिएक्शन तो कम से कम इसमें करें। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ देखिए Cl2 प्लस OH माइनस, ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस, ये एक रिएक्शन है। कौन से मीडियम की रिएक्शन है, यहाँ OH को देखते हैं, हमें पता लग गया बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। तो प्रीवियस रिएक्शन एसिडिक मीडियम की थी, ये बेसिक की है, तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए रिएक्शन किस टाइप की है, Cl2 प्लस OH माइनस, ClO3 माइनस एंड Cl माइनस। यहाँ सिर्फ Cl2 है, उधर 2 प्रोडक्ट है, इसका मतलब इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। तो मैं यहां पे वापस लिखता हूं, देखो इस तरह से लिखना पड़ेगा बच्चों इसको, Cl2 प्लस Cl2। हमारा तरीका ये क्या रहेगा, बस यहां पे क्या करना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो 2 पार्ट में लिख लिया मैंने, Cl2 2 लिख दिए। एक रिएक्शन तो ये है, एक ही हो गई। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना था Cl का 0, Cl2 न्यूट्रल एलिमेंट है। यहां पर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे Cl का क्या आएगा प्लस का 5 और यहां कितना आएगा बच्चे -1। अब आपको एन फैक्टर बताना है इनका, वैलेंसी फैक्टर 0 से लेकर -1, डिफरेंस कितना हुआ 1, माइनस नहीं लेना 1 मानना है, डिफरेंस 1 हो गया। लेकिन एन फैक्टर 1 नहीं होगा, यहां एन फैक्टर कितना होगा 2। क्यों, क्योंकि यहां कितना Cl था बेटा 2। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखिए, यहां 2 लगाइए आप, ताकि 2 एलिमेंट करने पड़ेंगे आपको Cl के, क्योंकि Cl2 था ना, Cl2 के हिसाब से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालना होता है बच्चे, ये एक बात ध्यान रखना वैलेंसी फैक्टर निकालते वक्त। तो यहाँ Cl2 को हमने क्या कर दिया, वहां 2 कर दिया, तो ये हो गया काम। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2, डिक्रीजेस बाय 2। अब यहीं देखिए वही 0 से 5, डिफरेंस अगेन 5 का है, लेकिन यहां भी Cl2 है, तो हमें यहां भी क्या लगाना पड़ेगा 2। पहला स्टेप यही होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में, जब अपन इक्वल कर रहे होते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, तो आपको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड किया उसके एलिमेंट आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 Cl थे, यहाँ भी तो 2 लगा दिया। तो अब 0 से 5 का डिफरेंस तो 5 हुआ, लेकिन इस डिफरेंस को लिखेंगे कितना अपन 10, क्योंकि 2 Cl के लिए 1 Cl के लिए 5 का डिफरेंस है, तो 2 के लिए कितना आएगा 10, ये काम। ओके, तो अब अपनी रिएक्शन कंप्लीट है। एक में चेंज आया 10 का, एक में चेंज कितना का आया 2 का। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों इक्वेशन में इक्वल कर पाए। तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया बच्चे 10। ओके, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब आपको 5 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां भी। तो एक बार मैं रीराइट करता हूं इस इक्वेशन को, 5 Cl2, ये 1 Cl2 रहेगा, 2 ClO3 माइनस प्लस 10 Cl माइनस। इस रिएक्शन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक हाफ रिएक्शन को, दोनों को वापस से ऐड कर। थर्ड स्टेप पे आइए, थर्ड स्टेप टू बैलेंस द चार्ज, क्या ऐड करना पड़ेगा H प्लस और OH माइनस। यस यू आर राइट, OH माइनस, बिकॉज रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम। तो OH माइनस ऐड करने से पहले चार्ज चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड कोई चार्ज नहीं है, देखिए बच्चे बैलेंस्ड है, 0। यहां कितना है -2 और -10, -12। तो देखिए चार्ज एक साइड 0 है और एक तरफ कितना है -12, इसका मतलब 12 का डिफरेंस है। और 12 का जब डिफरेंस होता है तो हम क्या ऐड करते हैं 12 OH माइनस ऐड करेंगे। अब माइनस वाली चीज ऐड करें तो माइनस साइड तो कर नहीं सकते, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया 12 OH माइनस ऐड कर, राइट, ये 12 OH माइनस ऐड कर दिए। लास्ट स्टेप में अब क्या करते हैं हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 12 है, तो यहां पर फाइनली अपन क्या कर देंगे उसके हाफ यानी 6H2 ऐड कर दिया। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो अब रिएक्शन आई क्या है हमारे पास, अब ये रिएक्शन आई है 6Cl2 प्लस
12 OH minus, 2 ClO3 minus plus 10 Cl minus and finally 6 water molecules. तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन Cl2 के कोफिशिएंट देखें 6 और ClO3 माइनस के कोफिशिएंट देखें कितना 2, तो हमारा आंसर होगा 6O2 और ऐसा आंसर उसमें दिया हुआ भी है, लेकिन ये गलत आंसर है। अब आप सोच के बताइए कैसे गलत है। डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स में आप स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब फाइनली ऐड करते हो तो इस साइड ये वापस से पूरी रिएक्शन को चेक कर लिया करो, इधर दिस रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय एनी कोफिशिएंट और नॉट। तो ये देखिए पूरी रिएक्शन को अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो फाइनली बैलेंस रिएक्शन ये नहीं मानी जाएगी। फाइनली बैलेंस रिएक्शन कौन सी मानी जाएगी 3Cl2 प्लस 6OH माइनस ClO3 माइनस, पूरी रिएक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 5Cl माइनस एंड 3H2O। अब आप देख लो सब कुछ बैलेंस है इसमें भी, तो मिनिमम कोफिशिएंट चाहिए होते हैं, बस यही आंसर का पता होना चाहिए। तो अब इसके कोफिशिएंट पूछे थे 3 और इसके कोफिशिएंट कितने हैं, कुछ भी नहीं लिखा था 1। तो अब देखिए बच्चे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो एग्जांपल था, ये जो एग्जांपल है इसमें 6 and 2 आंसर नहीं लगा, अगर अपन कौन सा आंसर टिक करेंगे 3 and 1। ये गलती सब कुछ करने के बाद भी हो जाएगी, तो ध्यान रखना है डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन को लास्ट में जरूर चेक कर लिया करो कि वो किसी फैक्टर से डिवाइड तो नहीं हो रही है। अगर डिवाइड हो रही है तो उसे डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में मुझे नहीं लगता आप कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आपको आ गया है सब कुछ समझ में, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये सिंपल रूल फॉलो करके आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं P4 प्लस OH माइनस H2PO2 माइनस एंड PS3। तो अब पूछ रहा है द रिएक्शन इज टाइप, पूछ रहा है कि फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है या दोनों हो रहे हैं। तो आप क्या चेक करेंगे, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, न्यूट्रल में हमेशा कितना होता है 0। pH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा -3। P का x मानेंगे, H का +1 लेंगे तो -3 आ जाएगा। और यहां पर जब P का करेंगे 2 + x - 4 तो यहां कितना आएगा +1। तो देखिए फास्फोरस का 0 से एक बार तो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +1, इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक बार इसी फास्फोरस का pH3 में कन्वर्ट 0 से -3 हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है रिडक्शन। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स। और डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स का क्या मतलब होता है, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। तो हम कहेंगे फास्फोरस इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड। 4th नंबर का आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे गलती क्या होती है, पहला ऑप्शन देखता है फास्फोरस ऑक्सीडाइज, हम क्या करते हैं 0 और इसमें निकालते हैं +1, बस हम रुक जाते हैं। नो, ये तब कर सकते थे जब दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स होती। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा कि अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों आंसर देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कर लेंगे ना। Cr2O7 2- to CrO4 2-। अब ये पूछ रहा है ये रिएक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है क्या है। तो बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया है, इसका आप क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डाइक्रोमेट में कितना होता है +6। क्रोमेट आयन में भी निकालेंगे तो इसमें भी आप करेंगे तो क्या आएगा +6। ऑक्सीजन का -2 है, वहां भी -2 है। अगर किसी एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है तो वो रिएक्शन क्या होती है, नीदर रिडक्शन नोर ऑक्सीडेशन। क्लियर है। इसमें आपको ये डी ब्लॉक में आएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। ये Cr2O7 2- और ये क्या है बच्चे CrO4 2-। इसका कलर कैसा होता है, कई बार पूछते हैं, ये ऑरेंज होता है और ये कैसा कलर होता है येलो। क्रोमेट येलो होता है और ये ऑरेंज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है अपनी, ये साइड जा रही है। एक बार कर आप बता सकते हैं, एक डी ब्लॉक में 12th में आपने पढ़ा था पीएच इफेक्ट। तो डाइक्रोमेट के अंदर जब अपन बेस के साथ हीट करते हैं तो क्या हो, उसका ऑरेंज कलर किसमें बदल जाता है, येलो में, यानी डाइक्रोमेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट। और जब इस क्रोमेट के अंदर वापस से HNO3 या एसिड मिला दें यानी H+, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है which we'll see in D block elements, बट यहां देख लिया तो भी याद रहेगा अपने को। डाइक्रोमेट का क्रोमेट में बदलना बेसिक मीडियम में, और क्रोमेट का वापस डाइक्रोमेट में बदलना एसिडिक मीडियम में। लेकिन ये दोनों ही केस में ये रिडॉक्स रिएक्शन
नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होंगे, ओके। जब बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मास। क्यों इक्विवेलेंट मास अगर अपन सीख लेंगे तो ही अगले क्लास के अंदर जो हम नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी ये सब पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट कांसेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सब आंसर कर पाएंगे। तो आप देखो बच्चे, इक्विवेलेंट मास ईडी क्या होता है, एमबी बाई एन। एमबी तो क्या है, उसका जो भी स्पीसीज है उसका मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मोलर मास, एटम है एटॉमिक मास, ऐसे। और एन क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास वो मास होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट कंबाइन होता है, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने का बस वे आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास हमारे को काम में आएगा, राइट। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। और उससे पहले थोड़ा बताऊं मैं आपको, देखो एन वैलेंसी ऑफ एटम्स, कब एटम्स के लिए वैलेंसी है, राइट। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, देखो Fe N Fe2O3, ये क्वेश्चन आया है, हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। तो आयरन का इक्विवेलेंट मास Fe2O3 में फाइंड करना है। आयरन का एटॉमिक मास गिवन होगा, मान लो ये कितना होता है 56 गिवन है, नहीं तो m लिख देंगे अपन, m लिखा था। तो आयरन का इक्विवेलेंट मास बताना है इसमें। तो आयरन की वैलेंसी क्या है, वैलेंसी आर म्यूचुअली ट्रांसफर्ड। Fe की कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की 2 है, तो Fe की वैलेंसी हो गई 3, तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो गया 3। और इस तरह से अपन ये क्वेश्चन, ये आंसर निकालते हैं, राइट। तो एटम्स के लिए n फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा, आयंस के लिए क्या होता है, चार्ज। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा, मान लो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सल्फेट आयन हमें पता होता है क्या होता है, SO4 2-, तो इसका इक्विवेलेंट मास, सल्फेट का मास 96, 32 + 64 96 हो गया। और चार्ज कितना है 2, बस माइनस में नहीं लेना, ध्यान रखना, क्योंकि मासेस कभी माइनस में नहीं आएंगे ना। तो किसी आयन का निकालना हो तो उसका जो मोलर मास होगा, स्पीसीज का मास होगा, उसको किससे डिवाइड करेंगे, उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है। जैसे फॉस्फेट आता तो 3 से डिवाइड करते, नाइट्रेट आता तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती तो उसे 1 से डिवाइड करते। नेक्स्ट 2 एग्जांपल देखिए, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड, एन फैक्टर। बेसिसिटी और एसिडिटी ये क्या होता है, ये किसका नंबर होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- एंड H+ आयंस होते हैं। जैसे कोई भी एसिड जितने H+ लूज करता है वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। और कोई भी बेस जितने OH- रिलीज कर सकता है वो उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो इसकी कैटेगरी में अगर एग्जांपल लेंगे तो देखिए बच्चे, अगर HCl आता है, H2SO4 आता है, या H3PO4 आता है, तो बड़ा ही सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 और मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होगा 3। एसिड के केस में हमने बता दिया जितने H रिप्लेसेबल है उतना हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में अपने को जो ये 3 एग्जांपल स्पेशली याद रखने होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, H3PO3, H3PO2 एंड H3BO3। ये 3 एसिड आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इनका जब इक्विवेलेंट मास आएगा तो m को किससे डिवाइड करेंगे, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ये अब आपको बताना है। टी ब्लॉक में आप 12th में पढ़ चुके हैं, मूल कॉन्सेप्ट में, रिडॉक्स में सब जगह पढ़ा हुआ होता है। H3PO4, इसमें तो तीनों H रिप्लेसेबल है, लेकिन इसमें कितने H रिप्लेसेबल होते हैं 2। H3PO2 में 1 ही होता है, H3BO3 में भी क्या होता है 1। ऐसा क्यों हुआ है, इसका ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये तो एक लुईस एसिड है, ये तो प्रोटिक एसिड है ही नहीं, एक भी H रिलीज नहीं करता है, लेकिन इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 क्यों माना गया है, क्योंकि ये एक लोन पेयर लेता है, ठीक है ना। तो और H3PO वालों में क्या होगा, देखो ये P ऊपर तो आपको क्या कर देना है, O लगा देना है, और इस तरह से तीनों जगह मैंने एक बार H लगा दिए। अब O जितने होंगे, O कितने हैं 4, तो सब जगह पे क्या आ जाएगा, ऐसे OH OH OH। तो ये O पे जो H होते हैं वो सब रिप्लेसेबल होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो H होता है वो रिप्लेसेबल होता है। तो इसका n फैक्टर बच्चे कितना हो गया 3, राइट। अब नेक्स्ट में आते हैं वापस, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर जरूर होता है, ये किसी भी फॉस्फोरस एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है, नहीं फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर H3PO3 है, तो यहाँ पर मैंने H लगा दिया,
और यहाँ पर भी H लगा दिया, लेकिन एक O एक्स्ट्रा है, एक O तो आ गया, ये एक H रिप्लेसेबल है, सॉरी नहीं है, बाकी ये दोनों H रिप्लेसेबल होंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। ये H रिप्लेसेबल क्यों नहीं है? क्योंकि फास्फोरस पे डायरेक्टली अटैच्ड है, और फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, तो पोलर बॉन्ड नहीं है। तो इसी तरह H3PO2 का हो गया। अब क्या आता है, H3PO2 आएगा, PO2 आएगा तो क्या होगा, दो ही O होंगे, सिर्फ एक ही और एक O, तो दो H उसमें डायरेक्ट P से अटैच होंगे, एक ही OH होगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1। और रही बात H3BO3 की, तो देखिए H3BO3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का फेवरेट है, मतलब ध्यान रखना इसको। ये क्या है, सबसे पहली बात, नॉट अ प्रोटिक एसिड, ये एक प्रोटिक एसिड नहीं है, मतलब प्रोटॉन डोनर नहीं है। ये क्या चीज है, फिर भी इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसको बोलते हैं मोनोबेसिक। और कौन सा वाला एसिड है, लुईस एसिड है। व्हाट इज द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू लुईस? लुईस ने कहा था कि लॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड होता है, लॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो बेस होते हैं, तो एसिड है। तो ये BOH होल थ्राइस इस तरह से लिखा होता है, आप देखिए पी ब्लॉक में 11th में लिखा हुआ है सब ये। और इसने क्या करा, वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो वाटर से एक OH माइनस ये क्या करता है, लेता है, मतलब उससे एक लॉन पेयर लेकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहाँ पर H3O+। दैट्स व्हाई इसकी बेसिसिटी कितनी है 1 है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार आता है, मोनोबेसिक लुईस एसिड है, नॉट अ प्रोटिक एसिड। क्लियर? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी एसिड के लिए। बेस के लिए अगर कोई आया, मान लो BaOH होल ट्वाइस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई पूछता है इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो इसका क्या होगा m/2, क्योंकि सीधा किसका नंबर काउंट करना है, OH का, तो बेसिस में तो क्लियर होता है, OH का नंबर हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर कट। इसी कैटेगरी में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, क्वेश्चन देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, या इसको आगे क्या लगाया होता है, क्रिस्टलाइन भी लगाया होता है। क्रिस्टलाइन चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, और आप ध्यान रखना ऑक्सैलिक एसिड लिखा हो चाहे क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड लिखा हो, उसमें हमेशा 2 मोल्स वाटर के ऐड करने हैं, ये हाइड्रेटेड वाटर होता है। तो ये कितना होगा बच्चे, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 126/2, क्योंकि वैलेंसी वेक्टर तो H होगा ये, तो ये कितना आंसर आया 63। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास 90 ले लेते हैं। तो ये चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हाइड्रेटेड वाटर ऑक्सैलिक एसिड में हमेशा ये इंक्लूडेड माना जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल का मास 36 भी ऐड करना 90 में, तो 126 ही लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ स्पेशली बोल दिया जाए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, अगर आपसे कोई यही बोल दे कि ये जो ऑक्सैलिक एसिड है उसके आगे पहले से वो लगा के रख दे एनहाइड्रस, तो अब इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो कितना होगा, इट इज 90/2। तब कितना लेंगे अपन 45, क्योंकि एनहाइड्रस स्पेशली बोला है जब तो वाटर लेंगे नहीं, अदरवाइज हमेशा ही क्या लेंगे, इसमें वाटर को इंक्लूड करके ही हम काम करेंगे। तो ये एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये इतनी बातें जो मैं बता रहा हूं ये सब आप याद रखोगे तो कंपटीशन में नीट में कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपसे नहीं होगा। तो सब बातों को जितनी बताई जाती है बारीकी से ध्यान रखना बच्चे। ठीक, लास्ट एक और था कि सॉल्ट्स के लिए वहां एन फैक्टर लिखा था टोटल चार्ज नहीं है, बेसिकली टोटल पॉजिटिव चार्ज, या फिर ले लो टोटल नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्ट में एग्जांपल बताया था, जैसे आया CaCO3, तो इसका मोलर मास मान लो 100 है, अपॉन क्या आएगा 2। नेक्स्ट एग्जांपल और बताता हूं एक सॉल्ट का, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये M है, तो अपॉन क्या आएगा 6। कैसे आया 6, कैसे आया 2, तो यहां पर देखिए कैल्शियम कौन सी फॉर्म में है +2, और कार्बोनेट भी कौन सी फॉर्म में है -2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव चार्ज ले लो, दोनों में 2 आएगा। लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको डिसोशिएट करिए, तो 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है। देखो बच्चों डिसोशिएट करना बताता हूं मैं आपको, कोई भी सॉल्ट को डिसोशिएट करना हो तो एल्यूमिनियम लिख दिया, सल्फेट लिख दिया। अब वो जो एल्यूमिनियम के नीचे लिखा रहता है उसका खुद का नंबर होता है,
सल्फेट के नीचे लिखा खुद का नंबर होता है, नंबर लिख दिया मैंने, और चार्ज नेबर के होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये 3 चार्ज किसका है, इसकी वैलेंसी है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2। तो ये कितना चार्ज होगा देखिए +6, ये कितना चार्ज हो गया -6, तो ये m/6 होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास जैसे 342 होता है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 57। ये 100 था, 100/2 कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से किसी भी सॉल्ट का, किसी भी एसिड का, बेस का, एटम का, आयन का इक्विवेलेंट मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक और तरीका भी था। कौन कौन से आयन है, एक तो आयन है एल्यूमिनियम +3 और एक आयन कौन सा है सल्फेट। अब नंबर नहीं लिखना है बिल्कुल भी, अब सीधा ही बताना है। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो आयन है 27 डिवाइडेड बाय 3, इसका अभी निकाला था मैंने 96 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा देखो 9 + 48, आप देख लीजिए बच्चे वापस से कितना आ गया 57। तो किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास, उसमें जो भी आयंस है उन दोनों के आयंस के इक्विवेलेंट मास का क्या होता है सम होता है, उसमें नंबर को यूज नहीं करना है आपको, तो ये इतना आप ध्यान रखेंगे। मेनली जब रिडॉक्स रिएक्शन अपन ने पढ़ा तो उसका यूज भी तो आना चाहिए। तो लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के लिए इक्विवेलेंट मास होगा वही MB/N, लेकिन N क्या होगा यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। अभी बैलेंसिंग में बताया था मैंने, जो अपन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे पर मोल, वो है ये, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल, या फिर बैलेंसिंग से करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ये डाइक्रोमेट आयन है, ये किस में कन्वर्ट होता है Cr+, ये एसिडिक मीडियम में एक रिएक्शन है। अब इसमें यहां लिखा था कौन था ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, उसकी रिएक्शन अपने को याद रखनी होती है क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट मेनली तो इन दोनों में से आता है। ओके, तो यहां देखो बच्चे, यहां Cr है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Cr का, तो आप कर सकते हो x इंटू करके +6 आएगा, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कितना आया। तो मैं अब बात कर रहा हूँ n फैक्टर की, n फैक्टर मुझे लग रहा है 3 आएगा, 6 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 3। आप क्या सोचते हैं? यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं देखिए आप। तो इसमें क्या 2Cr2 थे, मैंने नोटिस नहीं किया था, आपने नोटिस कराया मुझे, ये Cr2 थे तो मैंने यहाँ क्या लगाया 2Cr। तो अब 6 और 3 का डिफरेंस तो था 3, वो तो एक एटम के हिसाब से आया ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, तो एक मोल में 2 Cr है, तो इस 3 को 2 से क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 6। और जब इसके इक्विवेलेंट मास की बात आएगी तो अपन क्या करेंगे, ये m/ क्या करेंगे 6 करेंगे, 3 नहीं करेंगे, ध्यान रखना बस। यही चीज मैं बैलेंसिंग से भी निकाल सकता था। बैलेंसिंग में क्या करना होता है, अब देखिए हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर लीजिए आप। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या क्या मेथड काम में लेते थे आप बताइए। सबसे पहले क्या करते थे, बैलेंस ऑल, किस किस को छोड़कर, O एंड H, O और H को छोड़ के बैलेंस कर लो सबको, पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल क्या था, ऐड वाटर फॉर ऑक्सीजन, और लास्ट में ऐड H+ फॉर हाइड्रोजन, बस 3 रूल है। और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना और बताता हूं हाफ रिएक्शन को, क्योंकि हाफ रिएक्शन को तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर से कर नहीं सकते, क्योंकि दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो Cr2O7 सबसे पहले अपन ने बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो Cr 2 लगा दिया बैलेंस। बाद में कहते हैं ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस द ऑक्सीजन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, नो, ऑक्सीजन 7 है, तो अपन क्या कितना ऐड करेंगे, जितना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उतने वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिए ऐड कर दिए। थर्ड क्या आया, H+ आयन ऐड करेंगे, तो 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिए 14 H+ ऐड कर दिए। सब कुछ बैलेंस हो चुका है, बस चार्ज बैलेंस करना है। तो +14 - 2 12, प्लस का 12 आ गया, और ये +6 है, 12 और 6 का डिफरेंस 6 हो गया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि इसका एक मोल है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उससे भी निकाल सकते हैं ये चीज। और हम एक और कौन सा तरीका है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल से भी हम इसका काम कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं
बहुत सारे एग्जांपल लूंगा जिनमें इक्विवेलेंट मास आएगा। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी बार आता है नीट में कि आप देखते रहोगे। KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, तीनों रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आज लिख देता हूं और बस फॉरएवर आपको याद हो जानी चाहिए। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस एंड द वैलेंसी फैक्टर इज 5। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 है तो 5 लेंगे। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया इसमें? सो इक्विवेलेंट मास हो गया m/5, जो इसका इक्विवेलेंट मास 158 होता है तो 158/5 कर देंगे। अब बात आती है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात होती है, वीक बेसिक और न्यूट्रल तो एक ही बात होती है। यहां आपने को क्या लिखना पड़ेगा? न्यूट्रल और वीक बेसिक। तो यहां बच्चे क्या होगा, देखिए ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। आप MnO4 माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू MnO4 माइनस, इट मींस परमैग्नेट आयन विल बी रिड्यूस्ड टू मैग्नेट आयन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 6। सो n फैक्टर इस केस में कितना हो गया? 1। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया यहां पर? m/1, यानी एग्जैक्टली 158 ही इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम KMnO4 का। लास्ट अब कौन सा आता है? न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में आपको याद रखना है, और वैसे मैं बताऊं टाइट्रेशन या कुछ भी आता है तो दो ही चीज मानी जाती है, एसिडिक और न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला वीक बेसिक मानकर यही रिएक्शन लिखी जाती है, क्योंकि ये MnO4 2 माइनस भी एक्वस सॉल्यूशन में MnO2 में बदल जाता है। तो यहां पर कितना है? 7, यहां कितना है? 4। सो n फैक्टर इसका कितना आ गया? 3। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 in न्यूट्रल मीडियम और वीक बेसिक मीडियम इट इज 158/3, 52.66। तो ये KMnO4 के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 एसिडिक या फिर FS, ये तो मैंने अभी पिछले पेज पे निकाल दिया है, तो इसकी रिएक्शन वापस लिख देता हूं बस मैं। एसिडिक मीडियम में Cr2O7 माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू Cr+3, सो n फैक्टर इज 6, सो इक्विवेलेंट मास इज m/6। ओके, मोरसॉल्ट, ये प्रैक्टिकल में आता है आपके, टाइट्रेशन करते थे आप, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट की आयनिक इक्वेशन आनी चाहिए बस आपको। फेरस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू, बाकी सब अमोनियम वगैरह सब स्पेक्टेटर आयंस है। स्पेक्टेटर आयंस वो होते हैं जिनका ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। तो यहां पर n फैक्टर क्या आएगा? 1। सो यहां इक्विवेलेंट मास कितना हुआ फेरस अमोनियम सल्फेट का? तो फेरस अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 392/1। ये तो गिवन होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो m/1 m/2 ऐसे पूछे जाते हैं, मास होगा तो वो गिवन होगा। फेरस अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, जिससे कभी कोई पूछ ले। एक तो होता है अमोनियम सल्फेट NH4, इसी तरह क्या होता है फेरस सल्फेट डॉट 6H2O। ये मॉलिक्यूलर मास है जिसका, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 392। और वैलेंसी फैक्टर फेरस सल्फेट हो या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट हो, कुछ भी लिखा हो, वैलेंसी फैक्टर हमेशा कितना लेते हैं? 1। तो इस तरह से इसका भी इक्विवेलेंट मास हम, ये ज्यादातर बार यही क्वेश्चन आए हुए हैं, यही आते हैं, तो मैं इनको पहले बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब जो पढ़ा आप तक, एक रिएक्शन गिवन है अपने को, ये रिएक्शन गिवन होगी जैसे, अब वो पूछ रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। अगर ये रिएक्शन नहीं गिवन होती, H3PO4 का पूछता, तो हम आंसर देते हैं m/3, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। लेकिन ये रिएक्शन दे रखी है तो m/3 करके ये आंसर जो आएगा ये गलत हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो दे रखा है 98 मान लीजिए, तो 98/1 या 98/2 या 98/3, ये 3 चैलेंज है अपने पास, या फिर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। पॉसिबल तो तीनों थे, लेकिन जब रिएक्शन दे रखी है तो अपने को कोई एक आंसर टिक करना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो पहले 5 है, यहां फास्फोरस का चेक किया तो यहां भी क्या आया? 5। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो आंसर लिख देते हैं m/0, इनफाइनाइट। मासेस इक्विवेलेंट मासेस इनफाइनाइट थोड़ी हो सकता है, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है बच्चे। तो फिर क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये मेथड काम नहीं कर रहा है, तो इसको एसिड मानो। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर 3 होना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन को देखो तो सही भाई, H3PO4 + 2 NaOH, Na2HPO4 + वाटर। तो आप देखिए इसमें 3 H थे रिप्लेसेबल, लेकिन अल्टीमेटली रिप्लेस कितने हुए हैं? अब एक तो उसमें बचा हुआ है अभी भी, इट इज स्टिल एसिडिक सॉल्ट, वो अभी भी एसिडिक सॉल्ट है, उसमें एक H बचा हुआ है ना।
तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 NaOH लिखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन को उसने क्या किया है, रिप्लेस किया है. सो वैलेंसी फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन इज 2. दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट मास विल बी 98/2. क्या हो जाएगा बच्चे, 49. ये 49 हो गया. बहुत सिंपल है. अगर यहाँ एक NaOH लिखा होता है वहां NaH2PO4 तो एक ही H रिप्लेस होता था. अपन क्या लिखते हैं, 98/1. हाँ, Na3PO4 लिखा होता, it means all the 3 hydrogens are replaced, then valency factor will be 3 and then 98/3. तब अपन आंसर 3 लगाते हैं. समझ रहे हैं सब बात बिल्कुल अच्छे से. तो ये इक्विवेलेंट मास निकालने के वे हैं. जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए हैं मैंने जिनमें सब में चेंज हो रहा है, मतलब वो चीज वापस नहीं आ रही है जो मैंने एक बार बताई आपको. तो यहां देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, Cl2 का इक्विवेलेंट मास बताना है. यहाँ रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ देखिए वापस आपको क्या महसूस हो रहा है, Cl2 इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, इसमें भी. तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए आप 0. यहाँ निकाला तो क्या आ गया, +1, और यहाँ निकाला तो -1. इट मीन्स डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है. ये स्पेशल केस है. डिसप्रोपोर्शनेशन होता है तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं. जैसे क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो अपन क्या कहेंगे, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालिए एज ए रिडक्टेंट, प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालिए एज एन. इसमें अलग तरीका है. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक बार इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा. कैसे, m बाय, और यहां भी क्या आएगा, m बाय. एज ए रिडक्टेंट, रिडक्टेंट मतलब जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. रिडक्टेंट कौन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है. तो क्लोरीन +1 में जा रहा है 0 से, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे, ठीक. और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो जब इसमें चेंज 1 का है, 1 का है या 2 का है, यस वेरी गुड, क्योंकि क्लोरीन है ना जिसका इक्विवेलेंट मास पूछा, उसमें 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा. डिफरेंस क्या होगा, 2. तो एज ए रिडक्टेंट उसका इक्विवेलेंट मास हो गया m/2. अब आगे चेक करिए, 0 से -1, अगेन 1 का डिफरेंस है, लेकिन 2 Cl है, तो यहाँ भी कितना आ गया, 2. सो आंसर जो अपना होगा वो क्या होगा, m. तो किसी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स में किसी का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो हमें एज ए रिडक्टेंट और एज एन ऑक्सीडेंट दोनों निकालकर उनको ऐड करना पड़ेगा. एन फैक्टर ऐड नहीं कर रहे हैं, दोनों में एन फैक्टर निकाल के, दोनों के इक्विवेलेंट मास निकालकर ही क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं जो आ सकते हैं. एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन्स 32% ऑक्सीजन बाय मास, द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज. तो मैं आपको एक और नया तरीका बताऊं. अब तक जो कर रहे थे वो तो फॉर्मूला या इक्वेशन बेस्ड कर रहे थे. अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं सब पे एप्लीकेबल होगा. W1/W2 इक्वल्स टू व्हाट, E1/E2. यानी दो कोई भी चीज की वेट का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है. चाहे वो फैराडेज लॉ में लगा लेना या किसी में भी लगा लेना, ठीक है. तो यहां पर ऑक्साइड है, एक मेटल का ऑक्साइड है. मेटल का ऑक्साइड होता है तो किस तरह से बोलते हैं अपन, MO. मान लो हमें पता नहीं वैलेंसी क्या है, M2O भी हो सकता था, MO2 भी हो सकता था. एक मेटल या ऑक्सीजन उसे मिलकर ही बनाए. तो ऑक्साइड का मतलब होता है मेटल प्लस ऑक्सीजन. ओके, कंटेन्स 32% ऑक्सीजन बाय मास. इसका पूरे का मास 100 मान लो. तो अगर ऑक्सीजन 32 है तो ये कितना होगा, M 68 होगा. मेटल ऑक्साइड में सिर्फ मेटल ऑक्सीजन होते हैं. अगर ऑक्सीजन 32% है तो मेटल कितना होगा, 68%. तो अब मैंने ये मान लिया कि 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है मेरे पास, उसमें से 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 68 ग्राम क्या है. तो अब मैं इसको क्या मान लूं, मास ऑफ मेटल, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये सेम उनके इक्विवेलेंट मास. तो देखिए बच्चे, मेटल का मास कितना है, 68, ये गिवन है 30, और ऑक्सीजन का कितना है 32, ये तो गिवन है ना. 32% बाय मास मतलब ये हो गया. अब इवन मेटल का इक्विवेलेंट मास हमें फाइंड करना है. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हमें पता होता है कितना होता है. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5. क्लियर होता है कि ऑक्सीजन मतलब O2 माइनस, तो एटॉमिक मास 16/2. हमेशा 8 लेना है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास कहीं भी आए तो ये हो गया. सो अब हमारा आंसर क्या हो गया, इवन. ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 4, तो ये आंसर कितना आ गया, 17. तो 17. तो कोई भी दो एलिमेंट के मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के इक्वल होता है. इसको हेल्प लीजिए. कोई भी कंपाउंड होगा तो भी ऐसा ही होगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है
ये कंपाउंड लिया, देखिए 20 ग्राम ऑफ ए मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में कैसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख देता हूं MCO3, गिव्स 10 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं बच्चे तो क्या बनता है, कोई भी कार्बोनेट को हीट करता है तो ऑक्साइड और CO2 बनता है, तो ये ऑक्साइड है और ये मेटल कार्बोनेट है। 20 ग्राम इसका दे रखा था और ऑक्साइड कितना बना है 10 ग्राम। द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, तो देखिए अब मेरे पास वही मासेस गिवन है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, W1 by W2 इक्वल्स टू व्हाट, E1 by E2। तो ये W1 कितना है, कार्बोनेट को 1 मान लिया और ऑक्साइड को क्या मान लिया 2, तो 20/10, राइट, ये 20/10। अब इक्विवेलेंट मास किसका होगा, पूरे कार्बोनेट का, कार्बोनेट में कौन कौन है, मेटल और कार्बोनेट, तो मेटल के इक्विवेलेंट मास को तो E मान लिया और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होगा CO3 माइनस, तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 माइनस, नीचे फिर मेटल का 1 E मान लिया और इक्विवेलेंट मास किसका माना, ऑक्साइड में कौन सा होता है O2 माइनस, तो ये तो आ गया 2, यहां आ गया E, कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, ये मास कितना होता है 60/2 और नीचे आएगा बच्चे E प्लस 16/2, नहीं तो ऑक्सीजन का तो अपने को वेट लेना ही होता है हमेशा, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया E प्लस 30, ये तो हो गया अपॉन 1 करके, और E प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2E प्लस 16, E को इधर ले गए 16 को इधर ले आए, तो 30 में से 16 सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर कितना आ गया 14, कहां है 14 आंसर, ये रहा। कोई भी दो कंपाउंड, कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो स्पीसीज, उनके मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के इक्वल करना है। कार्बोनेट है तो दो जनों का इक्विवेलेंट मास सम हो गया, ऑक्साइड था तो मेटल और ऑक्सीजन का सम हो गया, इस तरह से काम करना है। तो कोई भी इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम इस तरह के काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कॉम्पिटिशन लाइक आपके लिए, इससे समझ लेना इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आए, N2 plus 3H2 2NH3, molecular weight of NH3 and N2 are X1 and X2। ध्यान रखना N2 NH3 का X1 है और N2 का X2 है, बस ये गलती नहीं होनी चाहिए, यानी X1 जो है वो रिलेटेड टू NH3 और X2 जो है वो रिलेटेड टू N2। Their equivalent weights are Y1 and Y2, इनके इक्विवेलेंट वेट Y1 Y2 है, Y1 माइनस Y2 पूछा है। आप तो नॉर्मल सा काम करिए, यहां पर आप Y1 कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे, ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होगा एन फैक्टर, और Y2 में क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास उसका अपॉन एन फैक्टर, सिंपल किया ना मैंने, EB क्या होता है MB अपॉन एन फैक्टर। तो यहां पर नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो 0 लिखिए ऑक्सीजन स्टेट, यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी -3। अब देखिए Y1 और X1 किससे रिलेटेड है, अमोनिया से, अमोनिया में नाइट्रोजन के कितने एटम है 1 ओनली, तो डिफरेंस कितना होगा 3 और 0 का 3, तो इस केस में तो अपन क्या ले लेंगे ये बच्चे X1/3, क्योंकि अमोनिया में तो एक ही नाइट्रोजन है ना, तो पर एटम निकालना होता है, पर मॉलिक्यूल निकालना होता है, लेकिन N2 में कितने है 2, यही बताना चाह रहा था मैं आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस है तो कैसे डील करना है अपने को। तो यहां देखिए N2 0 से 3, लेकिन यहां डिफरेंस कितना हो गया बच्चे 6, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो पर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो यहां डिफरेंस 6 हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल और लिखकर मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाता हूं इसको, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया, सो व्हाट इज Y1 माइनस Y2, तो इट इज X1/3 माइनस X2/6, सॉल्व कर लीजिए, 6 एलसीएम आ गया, 2x1 माइनस x2, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे, तो बड़ा इजी है, ठीक है। दो क्वेश्चन और है, उनको पहले देख लीजिए, फिर कुछ इक्वेशंस नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने लिखी है जिनको आपको याद करके आना है ताकि हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमको उसको प्रॉपर समझ पाए। 2 moles of N2H4 loses 20 moles of electron, मोल्स वर्ड हटा दें अपन तो यूं मान लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल N2H4 के वो 20 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, क्या नया कंपाउंड या नई स्पीसीज बना रहे हैं, कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है। एज्यूमिंग दैट
all the nitrogen appear in the new compound is there and is no change in oxidation number of hydrogen, मतलब जितने के जितने सब कुछ कोई चेंज नहीं आया। तो आपको ये बताना है कि Y में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो Y बताएं तो सही। यहां देखो ये N2H4 किसमें बदला है, N2H4 देखिए 2 मोल्स 20 मोल्स। तो अगर बच्चे वह इसको क्या कर दूं 1 मोल, तो ये कितने हो जाएंगे, जब 2 मोल के साथ 20 है तो 1 मोल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका मतलब 10। तो मैंने अगर 1 मोल लिया है तो इसमें से क्या लूज करें, 10 इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो कुछ नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर 10 प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और ये जो 10 प्लस चार्ज वाली स्पीशीज का नाम क्या है, वाई। भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने से कोई कैरेक्टर थोड़ी बदल जाएंगे, कोई एटम थोड़ी बदल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्लस आएगा, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो क्या बनता था, सोडियम +1। एल्यूमिनियम होता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आता है, +3। ऐसे N2H4 ने अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज करें, 10 क्यों लिखे मैंने, 2 के साथ 20 है तो 1 के साथ 10 होगा ना, ये आ गया, ये Y बन गया। अब इसमें आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो X मान लो, तो क्या होगा 2X प्लस हाइड्रोजन की क्या होती है 1 × 4 और इक्वल्स टू कितना कर देंगे +10। टोटल अब तो आयन बन गया नहीं, तो 2X इक्वल्स टू 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +3। और हम इसको आराम से निकाल देंगे। बड़ा इजी सिस्टम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन जो मतलब नीट के लिए हो सकता है रेयर हो, लेकिन जब भी कुछ एंटी अच्छा क्वेश्चन देगी, जैसे इंजीनियरिंग के इक्वल करने के लिए कई बार अच्छे क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसमें देखिए आप ये रिएक्शन दे रखी है आर्सेनिक ऑक्साइड की, और इन्होंने ऐसे लिखा है आर्सेनिक ऑक्साइड किस किस में बदला है, ASO4 3- और SO4 2-। ये SO4 2- उधर है भाई, गलती से इधर आ गया क्योंकि वो जगह नहीं थी इसलिए ऐसा। और NO3- किस में रिड्यूस हुआ है, NO में। अब किसका इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, AS2S3 का। ये AS2O3 गलती से लिखा हुआ बच्चे, ये क्या चीज है, AS2S3 है, राइट। मतलब मैं यहां वापस लिख देता हूं, आर्सेनिक सल्फाइड है। अब इसका इक्विवेलेंट मास पूछा है, तो मैं आपको बताऊं जब भी ऐसे एक कंपाउंड 2 चीजों में ऑक्सीडाइज हो रहा हो, जैसे ASO4 भी बना दिया और एक क्या बना दिया SO4 2- बना दिया, तो थोड़ा डिफरेंट वर्क होता है, तो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे AS2S3 किस किस में बदला है, ASO4 3- और SO4 2-। कैसे बैलेंस करेंगे, आर्सेनिक 2 सल्फर 3, तो सबसे पहले बैलेंस ऑल द एलिमेंट, ये बैलेंस कर दिया। हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तो अपन आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे कि बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो 2 आर्सेनिक 3 सल्फर। अब क्या करना होता था, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, कितने ऑक्सीजन है भाई 4 × 8 12 20। तो यहां मैंने क्या करा बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड 20 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। आप इसकी बजाय ऐसे लिख लिया करो ताकि ऐसे इधर का काम रहे, कोई मिक्स नहीं हो जाए। अब 20 H2O जोड़े हैं तो फिर H+ कितने होंगे, 40 H+ आएंगे। सब कुछ हो गया, चार्ज चेक करना है, ये 40+ है, -6 -12 है, तो 28 का डिफरेंस हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे इसमें 28। और मैंने बताया था आपको किसी भी मॉलिक्यूल के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ये काम कर सकते थे। तो ये कितना आंसर हो गया m/28। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया 28। तो जब भी 2 में कन्वर्ट हो रहा हो, 3 में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसको बैलेंसिंग से कर ले, सबसे आसान रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन और बता दूं जिससे बैलेंसिंग फैक्टर निकालने का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, देखो Fe3O4 सपोज इट इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। क्वेश्चन हमें पूछा गया है इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe3O4, तो हमने लिखा m/n, m तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, n फैक्टर आपको बताना है। सेकंड जो लिखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2O3, ये m/n, m डैश का तो मान लो, n फैक्टर हमें बताना है बस। तो वही बात, n फैक्टर निकालने का ये एक अल्टीमेट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, जिससे कि अब तक मान लो कुछ दिक्कत आई हो तो भी वापस कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, सॉल्यूशन में भी काम आएगा। तो देखिए इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए,
तो ये फ्रैक्शन में आएगा, कितना आता है 8/3, राइट। अगर x निकाला 3x - 8 ऐसा आ गया। इधर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो कितना आ गया +2, तो यहाँ +2 है, यहाँ 8/3 है, तो कितना डिफरेंस हुआ बच्चे, ये डिफरेंस हो गया 1/3। कैसे निकाला आपने, सॉरी यहाँ 2 नहीं है 3 है, 2 - 3, तो 3 - 8/3 ये डिफरेंस मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 1/3। तो इट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपने को पर मोल यूज करना होता है, तो यहाँ Fe3O4 का पूछेगा तो यहाँ पर मोल में Fe कितने 3, तो इसके जो डिफरेंस को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ गया m/1, यानी अपना आंसर हो गया m, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इक्विवेलेंट मास होगा। अब दूसरा और देख लीजिए, Fe2O3 यहाँ पर 2 है Fe, तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, तो अपना आंसर हो गया 2m-3। ये मैंने बस फाइनल वे बता दिया है कि जिसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो उसमें जितने एटम है उस नंबर से आप चेंज को डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो, वो फाइनल बैलेंस फैक्टर होता है। ओके, तो ये अपना टॉपिक तो ये हो गया है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ काम दे रहा हूं जिसको आपको पढ़ के आना है, इसको सम इंपोर्टेंट रिएक्शंस फॉर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो होगा अपना डे 3 का, उसमें हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी उनको करेंगे, तो आप पढ़ के बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। ऑक्सैलिक एसिड, तो इसमें ये आयन होता है ऑक्सलेट आयन, CO2 में बदलता है। रिडक्टेंट H2O2 है, तो जब रिडक्टेंट है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो O2 में बदलता है, रिड्यूस हो रहा है तो ये दोनों ही केस में n फैक्टर कितना होगा 2। घर पे आप n फैक्टर चेक करिए, तो मैंने भी बताया है, इसका भी n फैक्टर कितना होगा 2 ऑक्सैलिक एसिड का। नेक्स्ट देखिए, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है, सल्फाइड सल्फेट में, तो इसमें भी देखिए यहाँ नाइट्रेट का निकालेंगे तो ये क्या होगा 2 होता है, और यहाँ क्या होगा +4, तो n फैक्टर इन केसेस में भी दोनों में क्या होता है, आइट जब 8 नाइट्राइट नाइट्रेट फॉस्फाइड फॉस्फेट में बदलता है तो n फैक्टर हमेशा कितना होता है 2। अब नाइट्रेट, तो यहाँ n फैक्टर कितना है, यहाँ +5 है, यहाँ कितना है बच्चे 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 3। H2S यहाँ कितना आ गया -2 और ये 0, तो ये n फैक्टर इसका भी कितना हो गया 2। हाइपो सॉल्यूशन होता है, हाइपो का नाम पूरा जानते हो क्या, सोडियम थायोसल्फेट .5H2O, ये एक सॉल्यूशन होता है, ये टाइट्रेशन में काम आता है, आइडोमेट्री आइडीमेट्री में। तो यहाँ ये इसमें बदलेगा तो इसका n फैक्टर आप चेक कर लेना 1 होता है, I- से I2 में बदला है तो n फैक्टर 1 होता है, I-IO3 में बदला है तो n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से कितना होता है 6 होता है। तो आपको ये बैलेंसी फैक्टर मैंने निकालने सिखा दिए हैं, इसलिए आप इनको ट्राई करिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालिए और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे पूरे कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको नेक्स्ट क्लास में याद करके आना है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊंगा। और देखिए ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं बस इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, सब कुछ इसमें से आ जाएगा बच्चे, बस आप अपना ट्रस्ट रखिए, ठीक है, और इतनी प्रिपरेशन करिए कि आपका मिनिमम टाइम में हम वापस उसी लेवल पे। हाँ बच्चों, अब ये कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं, फॉलोअप क्वेश्चंस हैं जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए कि कौन से आंसर्स आ रहे हैं। अगर आप ये सही कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है, और आप मोस्ट वांटेड के चैप्टर वाइज टेस्ट जो हैं जो अपनी ऐप पर है उनके लिए आप एलिजिबल है। अब आप आराम से उन चैप्टर के क्वेश्चंस को करिए तो आपकी प्रिपरेशन एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।